आज हम भारतीय जनता पार्टी के अपने दौरे के दौरान, जो कि इनको प्रभार मिला है 3 कंस्टिट्यूंसी चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर के ये प्रभारी हैं। इनका आरक्षण को लेकर अपना एक अलग तजुर्बा है और इसको लेकर के वो एक पहल कर रहे हैं सैनी समाज के अंदर और राजस्थान के अंदर। वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके मन में है, आज हम वो जानने की कोशिश करते हैं। प्रभुलाल जी सैनी साहब, आप बताएं कि आरक्षण को लेकर आपके मन में क्या है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण की शैक्षणिक और सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एसटी और एससी का अगर हम बात करें तो 12% और 16% इनका आरक्षण है और राजस्थान में 21% ओबीसी का आरक्षण है। और यदि हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में 27% आरक्षण ओबीसी को मिला हुआ है। मेरा सवाल ये है कि जब 52% ओबीसी की जातियां आज भी बैकवर्ड क्लासेस की श्रेणी में है, इकोनॉमिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें और शैक्षिक दृष्टि से यदि देखें तो उनको अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं कम मिल पाई है। और इसका कारण ये हुआ कि कुछ जातियां ऐसी है ओबीसी में जिनको अपना एजुकेशन स्तर बढ़ने से इन सेवाओं में और शिक्षा में उनको अच्छी उपलब्धियां मिली। मेरा ये मानना है कि राजस्थान में 103 से ज़्यादा ओबीसी की ऐसी जातियां जिनको बहुत सारी जातियों को बिल्कुल भी इसका लाभ नहीं मिला। इसकी चिंता जब भारत सरकार में मोदी जी बने 2017 में, तब उन्होंने इस चीज की समीक्षा करने के लिए, इसका वर्गीकरण करने के लिए चीफ जस्टिस रोहिणी दिल्ली के अध्यक्षता में एक कमेटी गठन हुई। कमेटी ने अब तक 12वीं बार उसका कार्यकाल बढ़ा है। और यदि अनौपचारिक बात करें या हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि ओबीसी का क्लासिफिकेशन 4 श्रेणियों में होने जा रहा है। महाराष्ट्र का जहां आरक्षण का मामला था उसमें महाराष्ट्र में 16% आरक्षण मराठा को दिया गया। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने इसको वैधानिक माना और वैधानिक मानकर ये माना कि शैक्षणिक दृष्टि से और इकोनॉमिक दृष्टि से, यदि सोशल दृष्टि से ऐसे समाज है जिनको, क्योंकि आरक्षण है वो अफर्मेटिव एक्शन भी होना चाहिए, उपायात्मक उनके सुधार की आवश्यकता होनी चाहिए। और उसकी अपील जब सुप्रीम कोर्ट हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका 2021 में फैसला किया, जिसमें 5 जजों में से 3 जजों ने कहा कि इंदिरा साहनी केस की जो कैपिंग 50% थी उससे आगे आरक्षण नहीं दिया जा सकता और मराठा सरकार ने जो आरक्षण दिया था उस आरक्षण को निरस्त कर दिया। केंद्र सरकार को डायरेक्शन हुई। केंद्र सरकार ने 127वां भारतीय संविधान विधेयक पेश हुआ और विधेयक पेश होने के बाद में लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत के सर्वसम्मति से लगभग 385 सांसदों ने इसका समर्थन किया कि वास्तव में इसका कैटेगराइजेशन आज की आवश्यकता है। मेरा यह मानना है कि जो संशोधन हुआ है उस संशोधन में संविधान की कुछ आर्टिकल्स थे, खासतौर से 342 क्लोज 3 जो था जोड़ा गया 3 और 102 संविधान संशोधन में जो प्रावधान किए थे उसको डिलीट करते हुए धारा क्लोज 3 जोड़ के कहा गया कि अब राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्य अपने अपने ओबीसी का वर्गीकरण करें, जोड़े हटाए। ये डायरेक्शन भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम 105 में हुआ। आज पूरे राजस्थान में हम देखें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, कुछ ऐसी जातियां, छोटी जातियां जिनको इकोनॉमिक दृष्टि से देखें, शैक्षिक दृष्टि से देखें तो वो कम जाति होने के कारण से अपना प्रभाव राजनीति पे नहीं जमा पाती
और इसमें खासतौर से छोटी छोटी ऐसी जातियां जो कि अभी जैसे गुर्जर आरक्षण हुआ, तो 2019 में राज्य सरकार ने उसका पहल करते हुए 7-8 जातियों का प्रस्ताव रखा और उसको आरक्षण देने की, जिसमें गुर्जर भी थे और भी लोग थे, उनको जोड़ने की आवश्यकता हुई, जिसमें रेवारी भी थे, गाड़िया लोहार भी थे। अब मेरा ये मानना है कि जब भारतीय संविधान में संशोधन हुआ तो देश की समस्त राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश क्यों नहीं इस पे काम कर रहे। और राजस्थान के माने हमारे जो ये सरकार है, ये सरकार सिर्फ ओबीसी को गुमराह करने के लिए एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखते हैं। मैं समझता हूं जब आपकी सरकार, संवैधानिक अधिकार आपको मिले हैं, तो ये चिट्ठियां लिखकर क्यों गुमराह कर रहे हैं ओबीसी के लोग। मेरी राज्य सरकार से भी ये अपील है कि वे इस विषय को गंभीरता से लें और गंभीरता से लेके चुनाव के नजरिए से इसको नहीं देखें। जातियों को लुभाने, जातियों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें। सिर्फ और सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए संवैधानिक जो अधिकार है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में जो अधिकार हम सबको संविधान ने दिए, वो संविधानों के आधार पे हमारी सुरक्षा करे, समाजों को संरक्षण दे और अफर्मेटिव एक्शन लेके उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान की कार्रवाई राज्य सरकार करे। ऐसा हमारा राज्य सरकार से मानना है। सैनी साहब, अभी आपने एक बात कही थी कि भारत के अंदर कुल 2000 से अधिक ओबीसी की कास्ट है और राजस्थान में। देखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार में जो ओबीसी आरक्षण है वो 27% है, क्योंकि वहाँ एसटी की संख्या मात्र 7.5% है और 15% के लगभग एससी की, और इस प्रकार कुल मिला के 49.5% आरक्षण की 50% की सीमा में वो आरक्षण दिया हुआ है। अब राजस्थान में चूंकि हमारी जो पॉपुलेशन है 12%, 16% और 21%, यदि हम सारी जोड़ते हैं तो 49% और लगभग इसमें हम आ जाते हैं। जैसे 50% का जो केपिंग है उसको तो चूंकि अब हटा नहीं सकते। केंद्र में अगर हम आप देखें 2633 ऐसी जातियां पूरे देश में जो ओबीसी श्रेणी में उनको सम्मिलित किया गया, और राजस्थान में लगभग 103-104 जातियां हैं, क्योंकि राज्य सरकार समय समय पे जोड़ती घटाती। लेकिन अभी जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो बना हुआ है, उसके अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अब वहां किसी भी सरकार को प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं है, उनसे समीक्षा की जरूरत नहीं है। और अब ये स्टेट कमीशन जो है, इनके आधार पर ही राज्य सरकारें आरक्षण, ओबीसी आरक्षण में जातियों का कैटेगराइजेशन करती, उनका हक उनको मिले, इस पे सरकार बिना पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करे। अभी जैसा कि पिछले दिनों सैनी समाज के, माली समाज के, कुशवाहा समाज के लोगों के द्वारा भी आरक्षण का जगह जगह मांग हुई, अपना मांग पत्र भी रखा। 12% आरक्षण की बात को लेकर वो लोग बात भी कर रहे थे। कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री के निर्देश पर समझौते के मुताबिक निश्चित रूप से कलेक्टर्स को चिट्ठियां लिखी, उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट्स मांगी। लेकिन आज बड़ा दुख का विषय कि अब मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने हो गए, आज दिन तक भी शायद एक कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी, किसी ने नहीं भेजी। इससे ऐसा लगता है कि सरकार के नुमाइंदों को डायरेक्शन है कि वो रिपोर्ट नहीं भेजे। अगर सरकार चाहे और कलेक्टर रिपोर्ट नहीं भेजे, दुर्भाग्य। क्या इलेक्शन से पहले आप कोई कदम उठाएंगे इस बारे में? देखिए, संवैधानिक लड़ाई करने का प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक समाज का अपना अधिकार होता है, और ऐसी जो जातियां हैं जिनका हम लोग साथ में बैठेंगे, बात करेंगे आर्थिक स्थिति में उनका कैसे सुधार, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल विषय है, ये कोई प्रभाव का, दबाव का, अभाव का नहीं कारण ये है कि हमारे अधिकार जो इतने वर्षों में नहीं मिले वो उन लोगों को मिले जिनको मिलना चाहिए। सर, आपकी नज़र में जैसे ओबीसी में ऐसी कौन सी जातियां जिनको मुख्य रूप से आरक्षण की ज़्यादा जरूरत है? देखिए, हमारे 103 जातियों में से मैं समझता हूँ कि 40-50 ऐसी जातियाँ हैं जो तो वो ईबीसी माना चाहिए, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में उनको लिया जाना चाहिए, ताकि तब उनको लाभ मिल सकता है। क्योंकि आज हम बात करें
कि हम ऐसे लोगों से कंपीट नहीं कर पाते, कंपटीशन नहीं कर पाते जिनको शिक्षा की सुविधा नहीं है, रहने की सुविधा नहीं है, स्कूल की शिक्षा नहीं मिल पा रही, गरीबी पॉवर्टी के कारण से नहीं कर पा रही। एक तरफ हायर एजुकेशन के लोग हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत लिखते हैं, फाइनेंशियल मजबूत हैं, तो उनकी तुलना नहीं हो सकती। उनका आरक्षण रहे, हम किसी आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं करें। जैसे MBC का जो आरक्षण है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज में आरक्षण है, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, उसको नहीं छेड़ रहे। हम ST/SC आरक्षण को हम बात नहीं कर रहे, हम किसी के अधिकारों को नहीं छेड़ रहे। हम तो हमारे अधिकारियों में जो मिलना चाहिए, श्रेणीकरण होना चाहिए, वो सरकार त्वरित गति से करे, ताकि इतने वर्षों से, मेरे ख्याल से पहले पॉपुलेशन के आधार पर आरक्षण हुआ, 1931 में पॉपुलेशन सेंसस हुआ, और उसके बाद जब आरक्षण हुआ, अब सेंसस नहीं हो रहा, तो उन जातियों को लाभ नहीं मिल रहा जिनकी पॉपुलेशन बहुत अधिक है, बहुत कमजोर लोग हैं। तो सैनी साहब एक बात बताएं कि आपने शब्द बीच में यूज किया था कि एक वर्ग या एक परिवार ही आरक्षण का लाभ बार बार ले रहा है, तो क्या आरक्षण के अंदर ये जो एक परिवार क्रीमी लेयर्स बन चुके हैं? मैंने नहीं कहा कि परिवार, मैंने कहा कि 10 से 15 ऐसी जातियां जो एडवांस अवेयरनेस के कारण से मतलब आगे बढ़ी है। हाँ, एक जाति ऐसा वर्ग है हाँ, जो आरक्षण का लाभ लेते लेते बहुत ज्यादा ऊपर आ गया है, ऊपर आ गया। तो क्या उसका आरक्षण बंद होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, उनका एक कैटेगराइज होना चाहिए। हम किसी भी जाति, किसी भी वर्ग को न तो उनके आरक्षण को कम करने की बात करें, मतलब आय के आधार पर होनी चाहिए आरक्षण की स्थिति। देखिए, जो सर्वे सरकारी करती है, दोनों चीज देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक जो स्थिति, आर्थिक स्थिति, एजुकेशनल, ये दोनों स्थितियों को देखें, और एक सोशल भी देखें। सोशल मतलब सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, इन तीनों के कंपैरिजन में इसका एक सर्वे हो जाए, और सर्वे होने के बाद जितनी पात्रताधारी जाति होती है, क्योंकि जिस प्रकार सैनी समाज का आरक्षण हुआ, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, ऐसी जातियां हैं जो OBC में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। उनकी वाजिब मांग है, वो लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार राजनीति न करके संवैधानिक अधिकारों को नैतिक दायित्व समझते हुए इनकी कैसे राहत दे सकती है सरकार? केंद्र की योजनाएं हैं, क्या राज्य सरकार की घोषणाएं हैं, और किस प्रकार से ये कार्य कर रही हैं? क्या राज्य के किसानों को इसका लाभ मिला है? हम जानने की कोशिश करते हैं। सैनी साहब, आप ये बताएं कि आप राज्य में जो किसानों की स्थिति है उसको लेकर क्या सोचते हैं और क्या उनको लाभ मिल रहा है? राजस्थान हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, और हमारी सरकार के वक्त हम लोगों ने कई नए इनोवेशन हम लोगों ने किए। जैसे वेस्टर्न राजस्थान को देखें तो खजूर की खेती शुरू की, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, और ऐसे ही ओलिव की खेती भी हम लोगों ने बीकानेर क्षेत्र में शुरू की। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोगों ने बनाया, जहां उत्पादन होगा, जहां विपणन होगा, विशेष मंडियां भी हम लोगों ने बनाई। लेकिन जो ही राजस्थान में सरकार बदली, सरकार ने जितने भी सारे काम थे सब काम को रोक दिया। आज बहुत सारी हमारी फल सब्जी की मंडियां ऐसी है, आखिरी सांसें ले रही है, तनख्वाह देने के लिए पैसा उनके पास नहीं है। किसान कल्याण कोष का जो पैसा 1% जो वसूली होती, वो सारे का सारा पैसा राज्य सरकार वसूल कर पा रही है, जबकि मंडी का काम कलेक्शन सेंटर बनाए। बड़ी घोषणा की इन्होंने, कहा हम कृषि का बजट अलग लेके आएंगे, और कर्नाटक और अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में कृषि बजट लेके आए। कृषि बजट में ऐसा कुछ भी नया नहीं किया। जितने भी भारत सरकार के जहाँ 60-40 फंडिंग के हमारे जो मिशन थे, जैसे हॉर्टिकल्चर मिशन था, बम्बू मिशन था, फसल सुरक्षा मिशन, एक सॉइल हेल्थ कार्ड, एक था मिलिट्स बाजरा का मिशन, इन्होंने पूरे 11 मिशन बनाकर बजट की घोषणा कर दी। लोगों ने बड़ी उत्साह दिखाया, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, आज दिन तक भी उन मिशन मोड में काम शुरू नहीं हुआ। अगर ये सरकार दिखावा मात्र करके, झूठी घोषणाएं करके इस काम को यदि शुरू करती भी है, तो 5 साल तक भी उस मिशन मोड में काम नहीं हो। आज हम हालात देखें ड्रिप इरिगेशन, आज हम संरक्षित खेती की बात करते हैं, आज हम ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, नेट हाउस की बात करते हैं, आज हम सोलर पंप की बात करते हैं, आज हम प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। सरकार कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि प्रोत्साहन योजना लागू करने की बात तो कहती, लेकिन ऐसे टर्म्स और कंडीशन लगाए जिसमें एक भी किसान उसमें पात्रता नहीं कर पाता।
सरकार की मंशा कथनी और करने में सरकार के अंदर, जैसा कि अधिक उत्पादन जब होगा, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का जो कंसेप्ट भारत सरकार ने दिया, राजस्थान में हमने लागू किया था। और जहां 3 कानून के बारे में जो बहुत चर्चित पूरे हिंदुस्तान में रहे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये तीनों कानूनों को राज्य सरकार ने राज्य अनुसूची में जोड़ के 3 कानून आनंद फानन में विधानसभा में नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ, विधानसभा में पास करा लिया। लेकिन जब भारत सरकार ने वो तीनों कानून, पहला कानून संविदा खेती, दूसरा कानून था डायरेक्ट मार्केटिंग और तीसरा स्टॉक अनलिमिटेड, इन 3 कानूनों को जब धरने प्रदर्शन हुआ तो जनहित को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन राजस्थान की सरकार तीनों कानूनों को पास करके भूल गई। आज भी राजस्थान में दोहरी व्यवस्था चली हुई, न इसको विड्रॉ कर पाए ये लोग, न ये विरोध भी सबसे ज्यादा कांग्रेस कर रही थी कि 3 कानून किसानों के काले कानून है। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से, ये तीनों कानून पास किए, भारत सरकार ने अगर विड्रॉ कर दिए, नकल करने की आदत जो बनी आप लोगों की, कम से कम नकल में अकल तो रखो। राजस्थान में 2007 में ही हमारी सरकार के वक्त में ही हमने ये कानून पास कर दिए थे, जिसमें डायरेक्ट मार्केटिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी राजस्थान में लागू है। लेकिन इन्होंने भारत सरकार की नकल की, उसके आगे केंद्र की जगह राज्य लिख दिया और राज्य लिख के घोषणा कर दी, क्योंकि उनको पैसा लगाना ही नहीं था। सर एक बात बताएं, आप चुनावी मोड में आ चुके हैं, आज आपकी बैठक भी उसी को लेकर हुई थी, मीणा साहब भी पूरे चुनावी मोड में दौरे कर रहे हैं। गहलोत सरकार ने किसानों के लिए 2000 यूनिट माफ किया, नरेगा के अंदर 200 यूनिट तो फैमिली के लिए, 2000 यूनिट किसानों के लिए, और नरेगा के अंदर 150 दिन कर दिया। विधवा पेंशन, परिवारी पेंशन, उज्ज्वला, इससे आप किसानों को कैसे? देखिए, मैं किसान भाइयों आप चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये राजस्थान की सरकार एक जेब में देती है, दूसरी जेब काट लेती है। अगर हम बात करें बिजली की यूनिट जलाने की बात हम लोग करते हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मीटर किराया कितने वर्षों से ले रहे हो, कितना इसमें चार्जेस लगा रहे हो, सरचार्ज लगा रहे हो, ये पैसे तो माफ कर देते तो किसान वैसे ही आ जाता, क्योंकि उसके 300 यूनिट जलती नहीं। अगर हम 200 यूनिट की बात करें, 2000 रुपये तक का जो माफ करें, 10,000 रुपये तक का तो हम लोगों ने पहले ही 800 रुपये प्रति माह के हिसाब से माफ कर रखे थे। अब इन्होंने जब उसके स्टेटमेंट, उसके आंकड़े देखे, तो आंकड़े देखने लगा कि इससे ज्यादा कंजप्शन बिजली का नहीं होगा किसान के। तो एक तोती घोषणा करके किसानों को रिझाने के लिए उन्होंने काम कर लिया। जहां नरेगा की बात करते हैं, नरेगा भारत सरकार का है, ये राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम भारत सरकार ने दिया है, भारत सरकार से पैसा मिलता है। अब इन्होंने इसको भी अपनी उपलब्धि बनाने के लिए इसको अलग से करना शुरू कर दिया। और यदि हम दूसरी जो आप बात कर रहे हो कि इन्होंने किसानों के लिए बहुत किया, किसानों के लिए मैं ये पूछता हूँ कि पहले किसानों की परिभाषा को तो समझे सरकार, किसान क्या है पहले उसको समझे, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ये उन छोटे गरीब किसानों की जीवन रेखा है। खाद लाने के लिए इन्होंने कहा कि हम 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया एडवांस स्टॉक करेंगे, 1 लाख मीट्रिक टन डीएपी करेंगे। कहाँ किया इन्होंने? डंडे बड़े लोगों के 500 रुपये, पुलिस रुपये में एक बैग यूरिया का मिला। और आप आश्चर्य करेंगे कि सब्सिडी के बारे में भारत सरकार ने 500% से ज्यादा सब्सिडी, 285 रुपये का यूरिया का कट्टा आज मिल रहा है, उसमें भी बहुत सारी सब्सिडी, 700 रुपये की सब्सिडी एक बैग दे रही है भारत सरकार। लेकिन अरेंजमेंट व्यवस्था भी कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई, जिससे किसानों को लाठी खानी पड़ी और किसानों को समय पे यूरिया और डीएपी नहीं मिल पाया। ऐसा लगता है कि इसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, ये मात्र अपने बलबूते पे दिखावा करके, छलावा करके जिस प्रकार जनता को गुमराह करे, इसका मुंह तोड़ जवाब आप देखना 2023 के विधानसभा के जब चुनाव आएंगे तब सरकार इनको जवाब देगी। पूरे कार्यकाल में आप कल्पना करोगे 100 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफे जारी कर दिए, इस्तीफे देने के बाद भी 1 साल तक इस्तीफे मंजूर नहीं हुए।
इससे ज़्यादा मजाक इस लोकतंत्र के इतिहास में पूरी दुनिया में नहीं हो सकता, जहां कोई भी विधायक ये कहना चाहे कि मैं नहीं रहना चाहता, उसके बाद भी सरकार चलाने के लिए अशोक जी गहलोत ने इनके आगे समर्पित हो गए और सारे विधायकों को मुख्यमंत्री बनाकर लूटने का सीधा परमिट दे दिया और पूरे राजस्थान में अधिकारियों के साथ मिली भगत करके, साझा करके, करप्शन करके आम जनता को लूटने का काम इन्होंने किया। सर, आपका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? किस चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे 2000? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी परंपरा रही है, वैसे सब दल अपने अपनी परंपरा रखते हैं। हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड और हमारे विधायक चुनाव जीतने के बाद वही तय करेंगे किसको होगा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इस बात पे देखेगा कमल के फूल को लेके अभी हम जाएंगे। हम इंडिविजुअली अभी तक का तो यही है पार्टी का फैसला कि हम कमल के फूल को आधार बना के ही हम लोग काम करें। सारे नेता हमारे सक्षम हैं, कोई भी बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री की दौड़ में कोई भी हो सकता है, जो भी अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता है, जिसको अनुभव है, जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है। लेकिन पार्टी को तय करना किसको मुख्यमंत्री बनाना है। वसुंधरा राजे को लेकर बहुत ज्यादा देखिए वसुंधरा वो होंगी या नहीं होंगी। देखिए वसुंधरा राजे हमारी राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। 2 बार उनके मंत्रिमंडल में मुझे भी मंत्री का काम करने का मौका मिला है। निश्चित रूप से वसुंधरा जी एक जनहितैषी नेता है, पार्टी की हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन ये पार्टी को तय करना है किसको मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि ये पार्टी अब सोचती है कि 2030 तक की कल्पना करती है, 2035 तक की कल्पना करती है, 2050 तक की कल्पना करती है, क्योंकि ये हिंदुस्तान अब ऐसा हिंदुस्तान बने। ये भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद के विषय को लेके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करने वाली ये पार्टी बिना पक्षपात के किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी से हमें परहेज नहीं है। वो अपना काम करते हैं, लेकिन आम जनता के हित में कभी राजनीतिक हम लोग पक्षपात नहीं करते। तो नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे 2023 में विधानसभा चुनाव में? निश्चित रूप से 2024 के चेहरे तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके आगे भी जो चुनाव होंगे उसमें भी हमारे मोदी चेहरा रहेंगे, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कमल का फूल होगा। मोदी जी के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ने का ही ऐसा फैसला है। आगे क्या होगा ये पार्टी अपना निर्णय खुद करेगी। हमारे मीणा साहब बहुत दौड़ रहे हैं फील्ड के अंदर, वो पिछले 9 साल से तो ज्यादा दम लगा रहे हैं। देखिए आपके भी सहयोगी इनके बारे में देखिए फूल सिंह जी मीणा साहब, ये जमीनी सच्चाई है कि जमीन से जुड़े हैं, गरीबों की मसीहा है। गरीबों के लिए चाहे मकान हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे अन्य प्रकार की रक्षा सुरक्षा की जो काम, ये उसको आत्मीय ढंग से करते हैं। और ऐसे हमारे एसेस्ट है भारतीय जनता पार्टी। ट्राइबल बेल्ट में अगर इस तरह के हमारे नेता होते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलता है। और जिस प्रकार ये पार्टी के हित में काम करते हैं, मैं समझता हूँ हम सबको भी इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब, बहुत बहुत मीणा साहब, बहुत बहुत